मैं मध्य प्रदेश हूँ। मैं वही मध्य प्रदेश हूँ जो हजारों सालों तक भारत के हृदय के रूप में जाना जाता है। मैं वही मध्य प्रदेश हूँ जिसे आप लघु भारत भी कहते हैं। पर मुझे लघु भारत कहने का मुख्य कारण यह नहीं है कि मैं भारत के मध्य में हूँ, बल्कि मुख्य कारण यह है कि मुझ में आपको भारत देखने को मिल सकता है। मेरी विविधताएं बिल्कुल भारत जैसी ही हैं। भारत जैसे कि मेरी माता है, वैसे ही मैं उनका शिष्य मध्य प्रदेश। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, मेरे बेटे बेटियों का सौंदर्य आपको दिखाता हूँ, उनकी वीरता आपको बताता हूँ, मेरे इतिहास को आपको दिखाने ले चलता हूँ। मैं मध्य प्रदेश, मेरे इतिहास की बात करें तो मेरा इतिहास अत्यधिक प्राचीन और वैभवशाली इतिहास रहा है। मैंने सदैव ही भारत के गौरव को परवान चढ़ते देखा है। मैं मध्य प्रदेश, मेरा इतिहास मानव के आदिकाल से अर्थात आदि मानवों से प्रारंभ होता है। विश्व में सबसे प्राचीन आदि मानव अर्थात मानव अवशेषों के साक्ष्य मेरी बेटी नर्मदा के आंचल से प्राप्त हुए। इस कारण से उन्हें नर्मदा मानव कहा गया। वहीं मेरे ही स्थल मध्य प्रदेश के ही स्थल भीमबेटका से मानव के सबसे प्राचीन गुफा निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के ही होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। इन सभी साक्ष्यों से ये ज्ञात होता है कि मैं सबसे प्राचीन हूँ। भारत सबसे प्राचीन है। हमारा अखंड भारत सर्वाधिक प्राचीन है। मैं मध्य प्रदेश आपको बताना चाहूँगा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे योद्धा को मध्य प्रदेश के उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं मुरैना में आसन नदी के तट पर माता कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को बहाया था। वही कर्ण जो कि भगवान सूर्य का आशीर्वाद था, वही महारथी कर्ण जिसने अपना गौरव सदैव ही ऊंचा रखा। यहाँ पर मध्य प्रदेश के ही स्थल पर पांडवों ने अपना कुछ समय का वनवास निभाया था और भगवान श्री राम ने अपना वनवास यहाँ पर काटा भी था। मध्य प्रदेश में महाजनपद काल में 2 राजधानियां हुआ करती थी और 2 महाजनपद हुआ करते थे। पहला महाजनपद था अवंती महाजनपद, दूसरा महाजनपद था चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद में महाभारत कालीन शासक जो थे वो थे शिशुपाल, अर्थात चेदी में शिशुपाल का शासन हुआ करता था। वहीं भगवान श्री कृष्ण उज्जैन से शिक्षा लेकर वापस जा चुके थे। शिशुपाल के लिए हमें एक लोक कथा सुनाई पड़ती है कि शिशुपाल के जन्म के साथ ही निश्चय हो गया था कि इसकी हत्या भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगी और उसे उसकी माता ने भगवान श्री कृष्ण से वचन लिया कि तुम इसकी 100 गलतियों को माफ करोगे। और वही हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल एक सभा में बैठे हुए थे, शिशुपाल की 100 गलतियों को भगवान ने माफ किया और जैसे ही 101वीं गलती हुई, भगवान ने अपने स्वयं के सुदर्शन से वध कर दिया। तो इस प्रकार से हमें शिशुपाल की हत्या की जानकारी प्राप्त होती है, जो कि मध्य प्रदेश के ही चेदी महाजनपद का शासक था। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक और लीला मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जो कि है राजा मुचुकुंद से संबंधित। राजा मुचुकुंद का हमारा यह लोक कथाओं में मान्य है कि राजा मुचुकुंद ने ही मध्य प्रदेश में खंडवा अर्थात मंधाता की स्थापना की थी। राजा मुचुकुंद को कई इतिहासकार इक्ष्वाकु वंश का शासक भी मानते हैं। राजा मुचुकुंद ने देवताओं की सहायता की असुरों के विरुद्ध युद्ध करने में, परंतु स्वर्ग का समय और पृथ्वी का समय अलग अलग होने के कारण भगवान मुचुकुंद जब तक वहां पर युद्ध कर रहे थे तब तक धरती पर कई कल्प बीत गए, जिस कारण से उनका समस्त परिवार, कुल, कुटुंब, जनता सब कुछ समाप्त हो गई और भगवान मुचुकुंद ने निद्रा में जाने का निश्चय किया और उन्हें वरदान मिला कि जैसे ही उनकी निद्रा में कोई विघ्न डालेगा तो उनके क्रोधाग्नि से वो भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसी का फायदा उठाया और आगे चलकर काल्यावन को भगवान मुचुकुंद के सामने लाकर खड़ा कर दिया और जैसे ही काल्यावन ने भगवान मुचुकुंद को लात मारी तो वह उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गया। इस प्रकार की लोक कथाएं हमें मध्य प्रदेश के संबंध से प्राप्त होती हैं, सुनाई देती हैं। पौराणिक कथाओं की हमने बहुत बात कर ली। भगवान राम ने यहाँ पर वनवास किया, पांडवों ने यहाँ पर वनवास किया, यह भी हमने बहुत देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं साक्ष्यों की जो हमें मध्य प्रदेश से संबंधित प्राप्त होते हैं। मैं मध्य प्रदेश, मेरा ही एक बेटा जिसका नाम था अशोक, जिसने कहीं ना कहीं सत्ता की भूख लग गई थी,
परंतु कुछ समय बाद वह बेटा समझ गया कि सत्ता, भूमि सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा मात्र है, सीमाओं को बढ़ाना कहीं से भी आनंद नहीं दे सकता। अशोक ने मुझ में, भारत में अनेक स्तूपों का निर्माण कराया, जिससे उसने बताया कि बौद्ध धर्म जो कि अहिंसा का प्रतीक है, उसे किस प्रकार बढ़ाया जा सके। सम्राट अशोक ने संपूर्ण विश्व में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उसने अपने पुत्र और पुत्रियों को श्रीलंका भेजा, जहां पे बौद्ध धर्म का विस्तार हो सके। सम्राट अशोक के बाद मध्य प्रदेश का ही एक बेटा पुष्यमित्र शुंग सामने आता है, जिसने भी बौद्ध धर्म के प्रति संरक्षण का कार्य किया। इसने सांची स्तूप की वेदिकाओं का पुनः निर्माण किया। मेरा गौरव बढ़ता ही जा रहा था। मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के अलग अलग शासकों ने अपने अपने अलग अलग गौरवशाली कार्य किए। मध्य प्रदेश की आज की राजधानी जो कि भोपाल है, इसकी स्थापना परमार वंश के शासक राजा भोज के द्वारा की गई। वही राजा भोज जिसे हम कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वही राजा भोज जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, जिन्होंने भोपाल में भोजपुर नामक शहर की स्थापना की। वही राजा भोज जो कि परमार वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। राजा भोज ने जब भोपाल की स्थापना की, इन्होंने भोपाल को बहुत ही वैभवशाली शहर बनाया। इसके बाद में भोपाल की पुनः स्थापना दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई, जिसने रानी कमलापति से यह क्षेत्र लिया और यहाँ पर स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। परमार वंश के शासकों के बाद मध्य प्रदेश में बहुत सारे शासक आए। एक बेटा मेरा ग्वालियर जिले में जन्मा, जिसका नाम रहा तानसेन, और तानसेन के समय में ही अकबर का शासन हुआ करता था। अकबर के शासन में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जब गौरव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, मध्य प्रदेश का वैभव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, अलग अलग शासक बहुत सारे अलग अलग कार्य कर रहे थे। ग्वालियर जैसा दुर्ग बन रहा था, जिस दुर्ग में हर जगह रत्न जड़े हुए थे। ऐसे में किसी न किसी की नज़र लगना तो ज़रूर ही संभव था। मध्य प्रदेश में नज़र लग गई बाहरी आक्रांताओं की। मध्य प्रदेश के वैभव के बढ़ने के साथ साथ मध्य प्रदेश में धन संपदा भी बढ़ने लगी, जिसके कारण यहाँ पर आक्रांताओं का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हुआ। महमूद गजनवी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग को जीता और इसको लूट लिया। ग्वालियर दुर्ग ऐसा माना जाता है कि यह दुर्ग रत्नों से जड़ा हुआ दुर्ग था। इसके साथ ही साथ में इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा, जो कि भारत के ज्योतिर्लिंगों में से एक भी है। जलालुद्दीन खिलजी ने मध्य प्रदेश के मांडू को लूटा, जो कि धार में स्थित है। बाहरी आक्रांताओं की इस लूट ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को तोड़ कर रख दिया, पर मैं रुकने वाला कहाँ था। मैं मध्य प्रदेश, मेरे बेटे बेटियों ने मेरा और विस्तार किया और बढ़ाया मुझे। इसके बाद अनेक यात्री भी भारत पर आए, जिसमें से 3 यात्री महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं। एक है फाहियान, दूसरा है हिंगशंग और तीसरा है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के ही स्थल विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। हेलियोडोरस जब यहाँ आया तो उसे भागवत धर्म के बारे में पता चला। उसने भागवत धर्म की दीक्षा ली और विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। वहीं मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु भी कुछ इतिहासकारों ने कहा। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का गौरव और ज्यादा बढ़ा। मध्य प्रदेश का गौरव जब बढ़ ही रहा था तो मेरे ही बेटे बेटियों पर नजर लग जाती है दिल्ली पर बैठे सुल्तान अकबर की। अकबर की नजर मेरे 2 बेटे बेटियों पर लगी। पहला था बाज बहादुर, जो कि मालवा का शासक था। वहीं दूसरी थी रानी दुर्गावती, जो कि गढ़मंडला के क्षेत्र पे शासन किया करती थी। गढ़मंडला जो है वह 52 गढ़ों का समूह था। रानी दुर्गावती गोंड वंश की शासिका थी, जिसने अपने पति की मृत्यु के पश्चात राज्य की बागडोर अपने हाथों पे ले ली। वहीं बाज बहादुर मालवा का स्वतंत्र मुस्लिम शासक था। बाज बहादुर की बात करें तो बाज बहादुर के ऊपर अकबर की नजर गई और अकबर ने इसके क्षेत्र को लेने के लिए इसके ऊपर आक्रमण किया। बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना लेकर अकबर की इतनी बड़ी सेना के साथ डटकर युद्ध किया, परंतु हार पहले से ही निश्चित थी। वहीं रानी दुर्गावती ने भी अकबर की सेना से निश्चित दृढ़ होकर युद्ध किया, लेकिन
वही बात थी कि हार पहले से निश्चित थी। कहाँ इतनी बड़ी सेना और कहाँ इन छोटे छोटे क्षेत्रों की सेना। तो रानी दुर्गावती की भी हार हुई, वहीं बाज बहादुर की भी हार हुई, परंतु दोनों बहुत ही अधिक वीरता के साथ अपने युद्ध में शामिल हुए। रानी दुर्गावती ने अपनी ही कटार से स्वयं की हत्या की, वहीं बाज बहादुर की हत्या भी स्वयं ही हो गई। उसने भी सर पटक पटक कर अपनी हत्या कर ली। अकबर ने थोड़े से क्षेत्र को जीतने के लिए रानी दुर्गावती जैसी प्रतापी शासिका और वहीं बाज बहादुर जैसे शासक दोनों की हत्या करवा दी। ग्वालियर पर जन्म हुआ मेरे एक बेटे तानसेन का। तानसेन वह रहा जिसने विश्व में अपनी एक विशेष छाप बनाई, जिसे संगीत का महान सम्राट कहा गया। तानसेन वही जो कि रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में रहा करता था, वही तानसेन जिसे अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया। मेरे बेटे बेटियों की बात करें तो मेरी बेटियां भी किसी से कम नहीं। मुझमें मध्य प्रदेश में 4 ऐसी बेटियां हुई जिन्होंने विश्व में अपनी एक प्रमुख विशेषता रखी। पहली है रानी दुर्गावती, दूसरी रानी अवंतीबाई, तीसरी रानी कमलापति, चौथी रानी लक्ष्मीबाई और 5वीं रानी अहिल्याबाई होलकर। ये सारी रानियां जानी जाती हैं अपने सौंदर्य, अपनी वीरता, अपनी बुद्धि और अपने कौशल के लिए। मध्य प्रदेश की ये चारों पांचों रानियां, ये चारों पांचों बेटियों की जब बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई जिसने ग्वालियर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, वो रानी लक्ष्मीबाई जिसकी राजधानी झांसी थी। रानी अवंतीबाई की राजधानी मंडला थी, मंडला का रामनगर। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और डटकर युद्ध किया। इस युद्ध में 1857 में ही रानी अवंतीबाई की मृत्यु हो गई और यह 1857 की प्रथम शहीद वीरांगना कहलाती हैं। पहली शहीद वीरांगना जो कि 1857 की क्रांति में शहीद हो गई। इसके बाद बात करें रानी कमलापति की, तो रानी कमलापति वह जो कि गिन्नौरगढ़ के किले पर शासन किया करती थी और जिन्होंने अपने पति की मृत्यु का बदला लिया और भोपाल की बाद में आगे चलकर स्थापना की। इसके बाद बात करें कि रानी दुर्गावती जिन्होंने अकबर से युद्ध किया, हम बात कर चुके हैं। अगला है रानी अवंतीबाई और रानी अहिल्याबाई होलकर। रानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासिका रही। अपने पति खांडेराव और ससुर जिनका नाम था मल्हार राव होलकर, दोनों की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अकेले ही राज्य की संपूर्ण बागडोर को संभाला और इंदौर से अपनी राजधानी को परिवर्तित कर महेश्वर को अपनी नई राजधानी बनाया। इन चारों पांचों बेटियों ने मेरा सर सदैव ही गौरव से ऊंचा रखा। मैं मध्य प्रदेश आज आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मेरे इतिहास को समाप्त करने की बात करें तो मुझमें अंग्रेजों का शासन हो गया। जब अंग्रेजों का शासन मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से में हो गया तो मध्य प्रदेश टूट गया। मध्य प्रदेश की कुछ रियासतें ऐसी थीं जहां पर अंग्रेजों का शासन था, वहीं कुछ रियासतें ऐसी थीं जो स्वतंत्र रियासतें बनी रही सदैव ही। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का इतिहास समाप्त होता है। मैं आपको अपनी विशेषताएं बताने वाला हूं और इन विशेषताओं के बारे में जिन्हें सुनकर आपको आश्चर्य होने वाला है। मैं मध्य प्रदेश भारत का ही एक छोटा सा हिस्सा हूं, पर मैं अपने आप में संपूर्ण भारत भी हूं। मैं आपको अपनी यह कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आप मुझे समझ सके, आप मुझे पहचान सके। मैं मध्य प्रदेश जैसे कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, मैं वही मध्य प्रदेश आपको बताने आया हूँ, आपको दिखाने आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। मैं सुचिता गढ़वाल आपको इसी प्रकार से मध्य प्रदेश पढ़ाने वाली हूँ। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।